हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। डेडपूल मार्वल का ऐसा सुपर हीरो जो अपनी नोटी और तलवार से तेज चलने वाली जबान से डबल मीनिंग बातों के लिए बदनाम है। ये वीडियो उसी के बारे में है, क्योंकि डेडपूल में सारी चीजें विज्ञान के हिसाब से ठीक ना लग रही। अब क्या ठीक है और क्या गलत, यही पता लगाएंगे हम। सबसे पहला सवाल, इस वीडियो को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तो दरअसल जापान के एक तलवारबाज इंटरनेट पर बड़े फेमस हैं। बोले तो इनका ऐसा दावा है कि ये बंदूक से निकली हुई गोली को अपनी तलवार से काट सकते हैं। अब मतलब कटे या ना कटे, लेकिन तलवार से टकराएगी जरूर, और ये बड़ी बात है। अब ये वीडियो देखने के बाद मैं ये सोच रहा था कि अगर ये जापानी पाजी असल जिंदगी में ऐसा काम करने के बारे में कह रहे हैं, तो ये हरकत तो डेडपूल ने भी करी है। वो भी तो अपनी तलवार से बंदूक से निकली हुई गोलियों को काट रहा था। हाँ, बस यही चीज मेरे दिमाग में अटक गई कि जो मेरी आंखें देख रही हैं, क्या असल में वो संभव भी है? और अगर है तो भैया कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्वल वाले हमारे मजे लेकर निकल लिए? तो तुम्हारा ये भाई इतनी आसानी से मार्वल वालों को विज्ञान के नियमों की धज्जी उड़ाकर बचकर तो ना निकलने देगा, सारी पोल पट्टी खोलेगा। पढ़ाई लिखाई का बस अब यही एक फायदा दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस हरकत के पीछे विज्ञान के जो नियम काम कर रहे हैं वो अपने बीच में टांग ना अड़ाएं? ये तो असंभव है। तो बस अब मुझे ये पता करना था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब जो कुछ भी मेरे पल्ले पड़ा, मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूं। खाली समय में ऐसे फालतू के काम मैं करता रहता हूँ, और जब मैं विज्ञान के नियमों से जुड़े हुए गुणा भाग जोड़ घटा कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि भैया अगर डेडपूल की जगह पर आप होते तो सामने से हो रही गोलीबाजी को तलवारबाजी से रोकने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल होने चाहिए? मतलब विज्ञान सपोर्ट करेगा या क्रियाक्रम का कार्यक्रम होगा? आओ पता करते हैं। अब जो सबसे पहला सवाल मेरे सामने था वो ये कि क्या गोली को हवा में तलवार से काटा जा सकता है? अब ये पता करने के लिए हमें कुछ एजुम्पशंस यानी के मन घड़ंत सिचुएशंस माननी पड़ेंगी। तो एक उदाहरण के लिए चलो 9mm बुलेट को ले लेते हैं, 9 मिलीमीटर वाली गोली। वैसे एक बात बताऊं, 1962 आर्म्स एक्ट के हिसाब से आम लोग यानी मैंगो पीपल अपनी सुरक्षा में 9mm बुलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। ये भारत में प्रतिबंधित है, जिसकी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। अब जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हथियारों की बातचीत चल रही है तो बहुत सोच समझ कर बोलना है। कहीं पता चले एक दिन मेरे घर पर वर्दी वाले आए और कहें, मास्टर जी ये क्या सिखा दिए हो तुम? किसी वीडियो में गोली तो किसी में बम, जरा बढ़ाओ आगे कदम। दीवान जी पकड़ो इनकी टांग और ले चलो इन्हें निकटतम मरम्मत के स्थान। आओ सुलझाएं इनका दिमाग में उलझा हुआ विज्ञान। देखो यारो, फायर आर्म्स की पॉलिसी को लेकर यूट्यूब और कानून दोनों बहुत सख्त हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको कोई नई पट्टी पढ़ाऊं, डिस्क्लेमर देना जरूरी है, और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर दिया है, जिसे मैं यहाँ पर दोहरा भी देता हूँ। इस वीडियो में दिखाई गई सारी बातें काल्पनिक हैं, और कृपया मेरे द्वारा बताई गई किसी भी बात पर प्रयोग करने की कोशिश ना करें। दर्शक अपने विवेक से काम लें। कभी पता चले कोई बरखुद्दार लेकर पिताजी की तलवार अपने दोस्त से चलवाए, गोलियां दाएं दाएं, अब गोली तो ना कटे पर शरीर में छेद हो जाएं, तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बार बार मना कर रहा हूँ, कोई भी प्रैक्टिकल ना करे। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसे कौन करता है? सबको पता है कि यहाँ पे सब कुछ काल्पनिक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप हो गलत। दरअसल छोटे बच्चे 10, 12, 14, 15 साल के या उनसे छोटे चीजों को बहुत जल्दी सीरियस लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हुई शक्तिमान कंट्रोवर्सी, जिसमें बहुत सारे बच्चे गोल गोल घूमकर छत से कूदने लगे थे, जबकि हर एपिसोड के बाद में शक्तिमान खुद आकर ऐसा करने से मना कर रहा था कि भैया सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन फिर भी बच्चे कर रहे थे। तो इसीलिए ऐसी बातें बतानी पड़ती हैं। अब चलो सीधा काम की बात पर। हमने ले ली 9mm की बुलेट, जिसकी लंबाई 19mm के आसपास होती है। ठीक है जी। अब यहाँ आता है एक सवाल कि 9mm की बुलेट में 9mm क्या है? तो जी 9mm होता है बुलेट का डायामीटर और 19mm है उसकी लंबाई। तो अपने को लंबाई चाहिए। अब ले लेते हैं इसका वजन, जो कि है 9 ग्राम। और अब बात करते हैं इसकी रफ्तार, बोले तो मजल वेलोसिटी, यानी बंदूक की नली से निकलने के बाद इसकी रफ्तार ऑन एन एवरेज 350 मीटर प्रति सेकंड। तो जी ये थी बुलेट की जन्म कुंडली। अब अपने को चाहिए वार करने का हथियार, बोले तो एक तलवार। अब इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो गोली को काटेगा। तो अपने को इसका सरफेस एरिया चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि तलवार की धार है शानदार और मजबूत लोहे से बनी है। तो उदाहरण के लिए 9 मिलीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया बुलेट को काटने के लिए काफी होगा। वैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए ये
मेरी अपनी एजुम्पशन है, क्योंकि गोली को काटने के लिए कितना एरिया चाहिए ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कि तलवार चलाने की रफ्तार और कितनी तेज है उसकी धार, किस मटेरियल से बनी है, इसके अलावा और भी दुनिया भर के वेरिएबल्स। लेकिन अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो आप भाग जाओगे यहाँ से। मटेरियल साइंस में इतना भी ज्यादा लोगों को मजा नहीं आता कि उसके ऊपर लेक्चर दिया जाए, तो अपन ने शॉर्टकट में यहाँ पर गोली को काटने के लिए तलवार की धार का एरिया 9 मिलीमीटर स्क्वायर ले लिया है। अब यहाँ से होगा क्या, तो देखो यहाँ से अपन लोग निकालेंगे कटिंग प्रेशर, और इस कटिंग प्रेशर को हम कंपेयर करेंगे गोली बनाने वाले मटेरियल की स्ट्रेंथ से। अब अगर मटेरियल कटिंग प्रेशर को झेल गया तो गोली नहीं कटेगी, लेकिन अगर नहीं झेल पाया तो भाई साहब टुकड़े तो होंगे, चाहे तलवार चलाओ आप या डेडपूल, टुकड़ा तो जरूर होगा। अब जैसा कि आप जानते हो 9वीं क्लास या 8वीं क्लास में शायद, हाँ शायद, ढंग से याद नहीं है क्योंकि मैं तो पढ़ाई को सीरियस लेता ही नहीं था, तो जो भी क्लास हो उसमें प्रेशर का फॉर्मूला बताया गया था फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया तो अपने को पता है, लेकिन फोर्स कहाँ से निकालें, तो अपन ने दिमाग दौड़ाया और मुझे याद आया कि क्लास 11th में अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, जिसके हिसाब से वर्क डन इक्वल्स टू होता है नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, और यही वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैं फोर्स की साइड में से डिस्प्लेसमेंट को हटाकर काइनेटिक एनर्जी के नीचे रख दूं तो फोर्स निकल आएगा, और फिर इस फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो प्रेशर निकल आएगा, जो कि आपके सामने है, जो 3 गीगा पास्कल आ रहा है। ये बहुत ज्यादा है। अब तो आप दुनिया में किसी भी धातु की बुलेट बना लो, ये उसे कुतर देगा, हाँ जी बिल्कुल तोड़ देगा, भयंकर प्रेशर है। अब ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो गया। अपने को ऐसा लगा अरे अपन ही तो है जिसको सब कुछ पता है। जब सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। फिर मेरे को लगा चलो आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार इंटरनेट पर जाकर देख लूं कि आखिर जो मैंने ढूंढा क्या बस वो मैंने ही ढूंढा, किसी और ने ट्राई नहीं करा क्या। और भाई साहब बहुत लोगों ने ये काम कर दिखाया है। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब पर वीडियो सर्च करी तो मैंने ये पाया कि महाराज लोगों ने बंदूक से निकली हुई गोली को तलवार लो, चाकू लो, कुल्हाड़ी लो, आरी लो, पता नहीं किस किस चीज से काटा है। हवा में चलती हुई गोली की बात कर रहा हूँ। मतलब ये एक्सपेरिमेंट दुनिया पहले ही कर चुकी है, लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज समान थी, और वो थी कि काटने वाला हथियार एक जगह स्थिर था, मतलब मोशन में नहीं था। अब अपन को आया ख्याल कि अगर हाथों से तलवार चलाकर इस गोली को काटा जाए तो उसके लिए अपना रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए। हाँ, क्योंकि याद है ना जापानी पाजी, वो तो हाथ से ही तलवारबाजी कर रहे थे। तो अब मुझे ये कैलकुलेशन निकालनी थी। अब जरा ये वाला सीन देखो। अब मैं इन भाई साहब का नाम नहीं जानता जो गोली चला रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और ताबड़तोड़ गोली बरसा रहे हैं। तो अपने तलवार वाले अंकल बोले तो डेडपूल, इनके पास इस गोली को काटने के लिए कितना समय है। तो अगर दोनों के बीच में 2 मीटर की दूरी है, यानी डिस्टेंस अपने को पता है, और गोली की रफ्तार तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी 9mm बुलेट के लिए 350 मीटर प्रति सेकंड। उस हिसाब से इस गोली को काटने के लिए जो समय मिलेगा वो है मात्र 5 मिलीसेकंड। अब अगर गोली कट गई तो ठीक, और अगर नहीं कटी ज्यादा कुछ नहीं, गोली जाएगी पार, निकलेगी खून की धार और जख्म ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, डेडपूल भैया के जख्म भर जाते हैं। अब ये सब देखकर आप सोच रहे होंगे अरे वाह ये तो बड़ा ही आसान है, लाओ रे तलवार, बरसाओ गोलियां, हम बनेंगे कलाकार। अरे भैया रुक जाओ, थम जाओ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर होती है बायोलॉजी की एंट्री जो अपने को ना आती। तो अपन ने जा पीटी चैट जीपीटी की छाती, जिसने मेरे सामने कुछ चीजें निकाल कर रख दी। उसने ये बताया कि मेरी आंखों ने जो देखा उसकी इन्फॉर्मेशन भेजे में जाएगी, फिर उसके बाद वो उस पर एक्शन लेगा, और उस एक्शन की इन्फॉर्मेशन वापस मेरी बॉडी में से घूम घाम के जब हाथ तक पहुंचेगी, जिसे मैं इस्तेमाल करके तलवार चलाऊंगा। इस सारे कार्यक्रम में लगभग 250 मिलीसेकंड का समय लगेगा। इतने में तो क्रियाक्रम हो लेगा। बोले तो अपनी बॉडी के पास उतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतनी जल्दी रिएक्ट कर सके। तो बरखुरदार रख दो अब नीचे तलवार, कोई फायदा ना है हवा में करके वार। गोली तो ना कटने वाली, फिलहाल के लिए गोली ना कटने वाली, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब अपन हो गया परेशान, जैसे जिद्दी बच्चे होते हैं, नहीं मैं तो काटूंगा। अब इंजीनियरिंग का कहीं तो फायदा मिलना था, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाया, और मुझे ये समझ में आया कि भाई साहब अगर तलवार से गोली काटनी है तो गोली चलाने वाले और तलवार पकड़ने वाले, इन दोनों के बीच में 40 गुना दूरी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गोली को तो कोई शर्म लिहाज है ना, वो तो अपनी ही रफ्तार से चलेगी, और अपने शरीर को तो आप जानते ही हो ये तो है दुष्ट, ऐसे मौकों पर हमेशा धोखा देगा। बोले तो अपना रिएक्शन टाइम इतना है ही नहीं कि हम गोली पर वार कर पाएं, लेकिन अगर दूरी को बढ़ा दें तो गोली को आप तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो बढ़ जाएगा, और इसी का हम फायदा उठा लेंगे, गोली को निपटा देंगे। तो अगली बार जब कोई गोली चलाए तो तलवार निकालने से पहले उससे कह देना भाई जरा 2
दूर हो जा, तभी तो आएगा मजा। अब ये सारी चीजें सोचकर मैं मन ही मन खुश हो ही रहा था कि दिमाग में एक और सवाल आ गया। ये एनिमल किंगडम में क्या कोई ऐसा है जिसका रिएक्शन टाइम 5 मिलीसेकंड के आसपास है? तो उसे ढूंढने के लिए मैं गूगल बाबा के पास चला गया, जिन्होंने मेरे से ये कहा, बरखुरदार सही है तुम्हारे दिमाग में आया हुआ विचार, लेकिन इंतु किंतु परंतु दुनिया के सभी जीव जंतु में एक ही है ऐसा जिसका रिएक्शन टाइम है 5 मिलीसेकंड के जैसा। मैंने पूछा, बाबा जी कौन है वो? और उन्होंने मुझे ये स्पेलिंग थमा दी, जो मैंने जब पढ़ी तो कुछ ऐसी सुनाई दी, कॉन्डिलोसिटी। क्या है ये? जबान में गांठ लग जाएगी इसे बोलने में तो। शायद कॉन्डिलोस्टिलस। अब ऐसी स्पेलिंग देखकर बायो वालों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। अब ये सारी चीजें पता लगाकर मैं जो है आराम से अपनी कुर्सी को गर्म कर रहा था। फिर अपनी टीम मीटिंग हुई, मैंने सबको बुलाया और उनसे ये कहा, लगता है वीडियो पूरी हो गई, तो चलो प्रोडक्शन लाइन में चल देते हैं। अब जैसे ही मैंने उन्हें वीडियो का एंड सुनाया तो उन्होंने ये कहा, भैया ये जो कटी हुई गोली है इसके टुकड़े कहाँ जाएंगे? मतलब तलवार पकड़ने वाले के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे? अब भाई साहब जैसे ही मैंने ये सुना अपना दिमाग फिर तेजी से दौड़ने लगा। उसने ये कहा, बरखुरदार अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब अपने को डिफ्लेक्शन एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर गोली कटने के बाद तलवार पकड़ने वाले के आर पार ही निकल गई तो गोली काटने का फायदा ही क्या हुआ? अब मोटा माटी मतलब ये निकला कि जब तलवार से गोली काटी जाएगी तो उसके टुकड़े तलवार की मोटाई के साइड में टकरा के इतने एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, सॉरी इतने नहीं, कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे ये पता लगाना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से तलवार की मोटाई रखी जाएगी ताकि गोली कटने के बाद उसके टुकड़े तलवार पकड़ने वाले के आर पार ना हो, बल्कि साइड से निकल जाएं। अब मुझे चाहिए था मैथमेटिक्स का एक ऐसा टूल जो मेरा ये काम कर सके, जिसकी कोई कमी नहीं है। किताबें भरी पड़ी हैं, बस इतना पूछने की देर थी कि ट्रिग्नोमेट्री हाथ उठाकर दौड़ता हुआ आया और कहा, भैया हम में है दम, ये एंगल पेंगल ना अपन से बढ़िया और कोई ना झेल सकता, हमको प्रयोग में लो, हम कर देंगे तुम्हारे सारे दुख कम। अब ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्ड जैसा कि मुझे पता है कि बहुत बढ़िया है, ऐसे ऊटपटांग कामों में वो माहिर है और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रह चुका है। अगर आपने कक्षा 11वीं फिजिक्स को सीरियस पढ़ते हुए बिताई है तो आपको पैरेलैक्स एंगल के बारे में पता होगा। बस यही करना था मुझे, मैंने पैरेलैक्स मेथड इसमें घुसा दिया। अब बस मुझे ये पता लगाना था कि मुझे शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो अपने को एक गाना याद आया, 17 का डोला 46 की छाती। अब ये डायलॉग बोलने के बाद मैं गूगल पे जाके चेक करने लगा कि मैंने गाना सही गाया है कि गलत, तो पता लगा गलत गाया है, वो 16 का डोला था। कोई नहीं, अपन 17 का ही रखेंगे। तो इसके बाद मैंने एवरेज कंधों की चौड़ाई, मतलब हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लड़कों की 50 के आसपास मान ली। आगे पीछे ले सकते थे लेकिन 50 ठीक लग रहा था, क्योंकि चैट जीपीटी ने यही बताया था। ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार सही जानकारी, मतलब ज्यादातर सही जानकारी मिल जाती है वहाँ पर। अब देखो यहाँ बैठकर मैं आपको फिजिक्स के बोरिंग टॉपिक पर लेक्चर तो ना देने वाला, मोटा मोटा ये मान लो कि मैं पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वही पैरेलैक्स मेथड जिसकी मदद से हम तारों की दूरी, चंदा मामा का डायमीटर और भी दुनिया भर की कैलकुलेशन करते रहते हैं। क्लास 11th की फिजिक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो अपन ने एक तो दूरी निकाली कि तलवार कितनी दूरी पर शरीर से पकड़ी जाएगी, दूसरा तलवार का ब्लेड एंगल निकाला, मतलब निकाला नहीं निकालना है, और कंधों की चौड़ाई को 50 मीटर सॉरी 50 सेंटीमीटर लेकर ट्रिग्नोमेट्री घुसा दी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके थीटा एंगल निकाल लिया। अब देखो, अगर आपने पैरेलैक्स वाला मेथड सीखा हुआ है तो आप ये जानते होंगे कि अपने को जो एंगल मिलता है वो होता है हाफ, बस इसको डबल करना था। तो मैथमेटिक्स के सारे तंत्र मंत्र फूकने के बाद जो रिजल्ट मेरे सामने निकल कर आया वो था 44 डिग्री। यानी कि अगर ब्लेड की शार्पनेस से मैं 44 डिग्री का एंगल बनाते हुए तलवार को बना लूं तो गोली कंधों के आर पार निकल जाएगी, लेकिन वो गोली बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए। तो मिनिमम एंगल तो 44 है। अब इससे जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा उतना ही बचने के चांस ज्यादा हैं। वैसे मजे की बात बताऊं, किसी तलवार का ब्लेड एंगल 44 है ही नहीं। हाँ जी, स्पेशली बनानी पड़ेगी। तो 44 का एंगल आपको मिलेगा कहाँ? हाँ, ये सही सवाल है। कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी होती है उसमें आपको ये एंगल मिल जाएगा, लेकिन अगर एक तलवार को कुल्हाड़ी के जितना मोटा बनाया जाए तेज धार के साथ तो वो इतनी भारी हो जाएगी कि उसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मोटा मोटा अपने को ये समझ में आया कि आपको जिम जाना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी, नई तलवार बनानी पड़ेगी जिसका ब्लेड एंगल 44 का होगा और लगभग 250 मीटर की दूरी से अपने ऊपर गोलियां चलवानी पड़ेंगी, तभी जाकर आप तलवारबाजी से गोलीबाजी को रोक पाओगे। तो अब आता है सवाल
सवाल, फिर ये मार्वल वाले क्या दिखा रहे हैं? यही तो बात है, असल जिंदगी में विज्ञान वैसे काम करता ही नहीं है जैसा कि हमें पिक्चरों में दिखाया जाता है। इसका मतलब पागल बना गए हमारा वो लोग, और क्या कहूँ। चलो चलो, बोल बच्चन बहुत हो गया, अब ध्यान से सुनो। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आप जो फिजिक्स पढ़ते हो स्कूल में, वो आपको हर जगह काम आती है। अब यहाँ पर जिन चीजों का मैंने इस्तेमाल करा वो क्लास 8 से शुरू हो रही हैं। प्रेशर का फॉर्मूला, क्लास 11th का पैरेलक्स मेथड, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, 11th की ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स का वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। अगर आप गौर करो तो मैंने इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। असल जिंदगी में चीजें ऐसे ही काम करती हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देती हैं। तो किताबों में जो भी कुछ आप पढ़ो उसको नंबर के बजाय ये सोचकर पढ़ो कि आप उसे असल जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, तो मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। फिर कोई क्वेश्चन कितना ही घुमा ले, आप उसे सॉल्व कर लोगे। अब अगर फिजिक्स का ये टॉपिक मैं आपको डायरेक्ट समझाता, मतलब इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल सिखाता, तो आप 2 मिनट भी इस वीडियो को झेल नहीं पाते। तो ये मेरा तरीका है नए पैकेट में पुराना मसाला परोसने का। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।